वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा संगवन इंग्लिश वाली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ क्लास 12 फ्लैमिंगो, दैट इज गोइंग प्लेसेस, written by A.R. Barton. A.R. Barton is a writer who writes most of the stories who are dealing with the problems of adolescents. Adolescents की क्या problems हैं, वो किस तरह से fantasies में रहते हैं. And in this poem also he is going to discuss something important, that adolescent is a age where students especially are unable to take a decision. To see dream, to have dream, to keep dream in mind is a big thing, but dreams out of limit sometimes can be harmful. When dreams are not fulfilled, then it becomes the major reason of disappointment के major reasons बन जाते हैं. So let's start the summary of the lesson. हम आपको summary समझाते हैं lesson की क्या है. In this lesson, the writer A.R. Barton is going to tell us about fantasy. और किसकी फैंटेसी है ये? फैंटेसी ऑफ सोफी एंड जेंसी. अब जो सोफी है, व्हाट सोफी इज डूइंग? सोफी एंड जेंसी, देयर आर टू गर्ल्स, दो गर्ल हैं, सोफी और जेंसी, स्कूल गोइंग गर्ल हैं. एंड दोनों ने डिसाइड करा था, बोथ ऑफ देम हैव डिसाइडेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री. दे वर ईयर मार्क्ड. दोनों ने ये डिसाइड करा था कि वी विल वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री. बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग? नाउ सोफी क्या है? सोफी वो गर्ल है हु इज टेकिंग लॉट ऑफ ड्रीम, जो अपने बार बार अपने आइडिया चेंज कर देती है. आज दोनों बच्चियां जब स्कूल से बाहर निकली तो जेंसी ने पूछा, सो अब हमारा फाइनल डिसीजन है कि ना हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे? बट सी सेड नो, आई विल ओपन अ बुटीक. और इतनी देर में जेंसी की आंखें फटी की फटी रह गई. बोली, व्हाट? हमारा तो जो डिसीजन हुआ था वो किस बात को लेकर के हुआ था? हमारा जो डिसीजन हुआ था वो इस बात पे लेकर के हुआ था कि वी विल वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, बट नाउ यू आर सेइंग नो. तो बोली, तुम अब बुटीक ओपन करने की बात कर रही हो? बोली हाँ. बोला, आपको पता है इन ऑर्डर टू ओपन अ बुटीक यू नीड लॉट ऑफ मनी. एक बुटीक ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत से पैसों की ज़रूरत होनी चाहिए, बहुत से पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. शी सेड यस आई नो कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी, तो आई विल बिकम अ मैनेजर. तो मैं क्या है, एक मैनेजर बन जाऊंगी. बोली, अच्छा, हाउ कैन यू बिकम अ मैनेजर? तुम एक मैनेजर कैसे बन सकती हो? तुम्हें डायरेक्टली मैनेजर कौन बनाएगा? Then she said, I will become एक्ट्रेस. तो तुम्हें एक्ट्रेस कौन बचाएगा? कहता है एक्ट्रेस बहुत पैसा कमाती है, एक्ट्रेस बन जाऊंगी. मतलब इसके दिलो दिमाग के ऊपर कुछ ऐसी ऐसी चीजें छाई रहती हैं. बट यहाँ जेंसी के लिए टेंशन का विषय शुरू हो गया था कि यार अब ये वैसे करने लगी, ये तो कलेश वाली कहानी हो गई, ऐसे कैसे चलेगा? ये सब होने के बाद में क्या होता है कि दोनों जब रास्ते से आ रही थी तो जैसे ही घर पहुंची, सोफी की जो फैमिली है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही है वो. उसमें दिखाया गया है डायरेक्ट यंगर ब्रदर है, जो एल्डर ब्रदर है, जो आउट ऑफ स्कूल है 3 ईयर से. नाउ ही इज वर्किंग समवेयर आउटर ऑफ द सिटी. उसके जो फादर हैं, अब जैसे उसकी ना घर में जब वो एंट्री करती है तो एंट्री के साथ में सी वॉज मर्मरिंग एट दैट टाइम, वो गुदगुदा रही होती है उसी टाइम पे, कुछ बोल रही होती है. बट वो जैसे ही एंटर करती है तो डायरेक्ट उसके वर्ड्स को सुन लेता है, किसी वांट टू ओपन अ बुटीक. तो डायरेक्ट धीरे से अपने पापा को बोलता है, देखो पापा क्या बातें कर रही है, जैसे पैसे पेड़ पे होते हैं. उसके पापा को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है. और उसके बाद में उसके फादर कहते हैं कि अगर कभी तेरे पास पैसे होना तो एक काम करना है, घर बना लेना अच्छा सा, ठीक है. अब जो घर का जो हालात हैं, जैसे घर में एंट्री होती है तो कैसे है, एक जगह पे लालटेन जल रही है जिसका धुआं पूरे कमरों में फैला हुआ है. उसकी जो मदर है वो सिंक के पास में उसने एप्रन बांध रखा है एंड शी वाज वॉशिंग द यूटेंसिल्स को वॉश कर रही है. उसके जो फादर हैं उन्होंने सैंडो डाल रखी है और एक हीप ऑफ डर्टी क्लोथ्स, पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स, वहाँ पे पड़ा हुआ गंदे कपड़े हैं. उसके
फादर में से स्मेल आ रही है, वो कुछ पी रहे हैं, सूप टाइप में पी रहे हैं कुछ। जो डेरेक है वो अपने फादर की चेयर पे ऐसे लटक रहा है, झूल रहा है। तो यहाँ पर जब उसको वो झूलते हुए देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, और ये उसके घर का माहौल था। अब वो अंदर जाके देखती है, अंदर के एक कमरे के अंदर जो जोफ है, जोफ क्या कर रहा था, जोफ अभी अभी जो ना आउट ऑफ स्कूल है, 3 ईयर हुए हैं उसे स्कूल से आए, अब वो जॉब कर रहा है। उसने अपने मोटरसाइकिल के जितने भी पार्ट्स थे उसको ज़मीन पे बिछा रखे थे, सारे ऑयली कंपोनेंट थे, मतलब सारे ऑयल से भरे हुए कंपोनेंट थे। तो वो उसके पास में जाती है। सबसे बड़ी बात है जो जोफ है, बहुत रिजर्विंग टाइप का जो नेचर है जोफ का, और जोफ हर बार इसकी कहानी सुनता है, इसकी सोफ़ी की। सोफ़ी जो भी बोलती है घर में डायरेक्ट सुनता नहीं, डायरेक्ट छोटा है। उनके फादर को पहले ही गुस्सा आता है, मानते हैं उनके पापा की वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है लड़की, ठीक है। और लड़की जब झूठ बोलती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जोफ जो है ना, जोफ वो पर्सन है, जोफ वो बंदा है जो क्या करता है कि चुपचाप पेशेंटली उसकी हर बात को सुनता है, इसकी सोफ़ी की बात को। और सोफ़ी को भी ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने भाई के साथ में अपनी सारी बातें शेयर करूँ। तो वो उसको बताती है। जब वो जाकर के सोफ़ी को सोफ़ी जो है ना जाके अपने भाई को बोलती है, भाई आपको पता है आज डैनी कैसी से हुई? और पता है डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी जो है फुटबॉल की सेलिब्रिटी। जैसे अगर मैं प्रेजेंट एरा की बात करूँ तो कोई भी इंसान किसी भी सेलिब्रिटी, फेमस सेलिब्रिटी का नाम ले ले, घर पे आकर कोई लड़की है बोल दे कि मैं उससे मिल के आई हूँ, तो लोगों की क्या रिएक्शन होती है। तो जोफ ने बोला, सचमुच? बोला हाँ। बोला कहाँ मिली? बोली रॉयसी विंडो के पास से जब मैं निकल रही थी तो मैंने देखा। तो उसने मुझसे पहले, मैंने उससे पहले पूछा कि आरएन टू डैनी कैसी? और उसने कहा यस आई एम डैनी कैसी? कहता वो नज़दीक से कैसे लगता है? बोला अच्छा आई मीन नज़दीक से उसकी ग्रीन आइज़ हैं, टोल है, ऐसे थोड़ी सी तारीफ करती है। अब जोफ जो है ना वो अपने फादर को बताता है कि पापा ये ना डैनी कैसी से मिली। बोला व्हाट? बोला ये डैनी कैसी से मिली। उसके फादर को बहुत गुस्सा आया और ऐसे देखते हैं और कहते हैं एक और वाइल्ड स्टोरी। उसके फादर ने डिसडेनफुल होता है हेटफुल तरीके से कहा, एक और वाइल्ड स्टोरी, क्योंकि उसके पापा को पता है एक्सेसफुल होती है। और उसके बाद में ना सबसे बड़ी बात है जो जोफ है, जोफ किस तरह का कैरेक्टर है? जोफ वो कैरेक्टर है जो अपनी किसी भी सीक्रेट को, अपनी किसी भी बात को उसके साथ डिस्कस नहीं करता। जब वो किसी भी बात को या किसी भी सीक्रेट को डिस्कस नहीं करता तो स्पेशली जोफी को ऐसे लगता है कि मैं जो ना इसके लाइफ में जाऊं, किसी दिन इसके साथ जाऊं और इसके वर्क प्लेस को देखूं। जबकि उसके फादर भी अलाउ नहीं करते हैं कि बीइंग अ गर्ल हम आपको अलाउ नहीं करेंगे उसके साथ जाने के लिए। तो वो इमेजिनेशन में जीना शुरू कर देती है। इमेजिनेशन करती है कि जैसे मैं जोफ के साथ में जा रही हूँ, मेरा येलो कलर का सूट है, मेरा दुपट्टा लहरा रहा है, मैंने ब्लैक लेदर की जैकेट पहन रखी है, मैं बाइक पे बैठी हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे हमारे बहुत से महानुभाव होंगे क्लासेस के अंदर जो सपने लेते हैं बड़े बड़े। मान लो मेडिकल वाला है तो वो खुल्लम खुल्ला। जैसे लास्ट ईयर की बात मैं बताऊँ, एक लड़की थी हमारे पास में, तो उस लड़की से कहा जाता था आप क्या करोगी? बोली एडमिशन हो जाएगा मेडिकल में। तो हम बोलते थे क्या बनोगे आप? बोला न्यूरो सर्जन। अच्छा न्यूरो सर्जन बनेंगे तो कैसे बनाऊंगे? कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, एडमिशन हो जाता है। और कई बार ना उसकी जब बातें सुनते थे ना तो दिल पे चोट लगती थी, भाई क्या बोल रही है, सोच समझ के तो बोल। कुछ नहीं होता मैम, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से जेई एस्पिरेंट भी होंगे, अब सपने ले रखे होंगे आईआईटी दिल्ली के, लेकिन तुम स्टडी नहीं कर रहे सीबीएसई की क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जिनके अंदर लैक ऑफ फोकस रहता है, लैक ऑफ एक सेटल्ड डायरेक्शन जो होती है कि हमें आखिरकार में हिट कहाँ करना है। वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको आखिरकार में करना क्या है। तो इसके ऊपर है। उसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो जोफ को बता देती है कि देख भाई तुम एक काम करना, तुम ये वाली बात ना किसी को मत बताना। जोफ कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा है ना तुम्हें? उसका भाई हट्टा कट्टा वो बाहर चला जाता है अपनी जैकेट डाल करके। अब ये नेक्स्ट डे जब अपना स्कूल जाती है तो वहाँ पर उसे जेंसी मिलती है। जेंसी अलग लड़की है। तो जेंसी किस तरह की लड़की है? एक्चुअल में जेंसी जो है वो लड़की है जो क्या करती है, हमेशा की तरह जो ना उसकी आदत है कि मैं किस तरह से किसी दूसरे बंदे को फंसाऊं। मतलब वो बहुत बड़ी फेंकू है
और सबसे बड़ी बात है, अगर उसको पता चल जाता ना कहीं पर भी किसी का बारे में एक छोटी सी बात पता चल जाती तो वो तिल का ताड़ बनाना बहुत अच्छे से जानती है। तो उसको डर लग रहा था। अब जब स्कूल में गई तो जैनसी ने उसे बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम डैनी कैसे से मिली हो? बोली व्हाट? तुम्हें कैसे बताया? कहते तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया, तुम्हारे जोक ने मेरे ब्रदर को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली। भाई है इसका माथा था ना क्या कि अब मैं ख़त्म हूँ, अब मेरा हालात जो ना बद से बदतर हो गए, अब मैं गई काम से। अब क्या होता है कि वो कहती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरह की वो मत करो। अब उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप ये वाली बात ना किसी को मत बताना, क्योंकि अगर मेरे फादर को पता चल गया तो लोग मुझसे मिलने आएंगे, लोग अगर मुझसे मिलने आए तो मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे पापा मुझे बहुत। तो यहाँ वो थोड़ा सा जैनसी कहती है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रख, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको जा करके वहाँ पर बताऊँ। तो बोलती है अच्छा ऐसा है? बोला हाँ ऐसा ही है। अब क्या हो जाता है कि जो सोफ़ी है, सोफ़ी फिर अपना इमेजिनेशन में शुरू हो जाती है। अब सोफ़ी ने क्या करा था, अपना जो भाई जोफ था उसने उससे बोला कि अगर तू डैनी कैसी से मिली, क्योंकि जोफ ने उसे समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, डैनी कैसी एक फेमस सेलिब्रिटी है और उस सेलिब्रिटी के लिए स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स हैं, बहुत सी लड़कियां, तुम जैसी कुछ नहीं। वो कहती नहीं नहीं डैनी कैसे सिर्फ मुझे लाइक करता है। बोली उसने कहा? बोला हाँ ही सेड टू मी। तो सोफ को हंसी भी आई, मतलब जोफ को हंसी भी आई और उसने बोला सोफी उसने तुझसे ये बात बोली? बोली हाँ उसने मुझसे ये बात बोली कि तुम जो है ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कहता अरे बेवकूफ़, उसके पास में लड़कियों की कमी थोड़ी है, तो पूरी फैमिली थोड़ी देर जो ना सबको पता था, तो ये आउट ऑफ ये है। तो घर वाले डैनी कैसी के बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर इसको और चांस मिल जाता तो ये आगे कहाँ क्या क्या प्रोग्रेस कर सकता था, इन सब के बारे में ये सब डिस्कशन वहाँ चल रहा था। और उससे बोला कि अच्छा चल ठीक है, अगर तू उससे मिली तो तूने वहाँ से उससे ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया? तो सी सेड कि मैं ऑटोग्राफ इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि उसने ये बोला था कि कल जब आप मिलोगे ना, कल जब आप मिलोगे तो उस वक्त के ऊपर मैं आपसे जो ना वो ले लूँगा, ऑटोग्राफ ले लूँगा, ठीक है। अब उसने कल का मतलब कमिंग सैटरडे, सैटरडे मुझसे फिर मिलेगा, उसके पास भी पेन नहीं था, मेरे पास भी पेन नहीं था, तो सैटरडे मुझे मिलेगा और मुझे ऑटोग्राफ देगा। बोला अच्छा। अब क्या होता है कि सैटरडे की बारी आ गई, पूरे जो फैमिली थी वो सारी की सारी मैच देखने चलेगी, फुटबॉल का मैच देखने चलेगी, क्योंकि ये जो फैमिली पिलग्रिमेज था कि एवरी सैटरडे जब वीकेंड ऑफ होता था तो वीकेंड के ऊपर ये सब लोग जो ना मैच को देखने के लिए जाते थे। उसने जब वो घर वापस आ रही थी तो उसने इमेजिनेशन करने शुरू करी कि चल आज मेरी फैमिली पूरी की पूरी कहाँ गई होगी, मैच देखने गई होगी, मैं जाती हूँ डैनी कैसी से मिलने। अब उसने क्या करा, धीरे 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 फिर इमेजिनेशन में खो गई कि शहर के बाहर चली जाती है, नहर के पास में, कैनाल के पास में जाते जाते वो जहाँ वो अक्सर पहले जाती थी वहाँ पर एक एल्म ट्री था, उस ट्री के नीचे बैठ जाती है और वो वेट कर रही है, क्योंकि अक्सर वहाँ क्या होता था जो लवर्स थे वो उनसे मिलने आते थे। तो वो वहीं पर बैठ जाती है और वहाँ पर बैठ करके इंतज़ार करती है कि क्या अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अब वो इंतज़ार करती रही करती रही करती रही, कुछ देर के बाद में तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे एहसास हुआ इस बात का कि नहीं ये सब गलत है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ही विल कम। तो अचानक उसे लगा, पहले वो ऐसे इमेजिनेशन कर रही थी, अब पेड़ का झुंड है, झुंड में से डैनी कैसी बाहर निकल के आएगा और डैनी कैसी बोलेगा ओह तुम मेरा कब से इंतज़ार कर रही थी, सो सॉरी, मुझे माफ़ करना इस बात के लिए कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे लेकिन स्टिल मैं आपको नहीं मिल पाऊँ। उसके बाद में क्या हो जाता है कि वो नहीं आता है और उसे एहसास होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो होश में आती है। लेकिन उसको यहाँ से अब टेंशन होना भी शुरू हो गई थी कि अब मुझे क्या करना है, अब मैं घर जाके क्या बताऊँगी। तो वो वापस वहाँ से चल पड़ती है डिसअपॉइंटमेंट होकर के, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से उदास होकर के वो चल पड़ती है। जब वो रास्ते में चल रही होती है तो उसने वहाँ पर देखा जो स्टेडियम था, स्टेडियम के बाहर उसके पापा की साइकिल वहाँ पर खड़ी हुई थी और इससे उसको थोड़ा सा इतनी तो थोड़ी सी पता चल गया था कि हाँ मेरे पापा भी वहाँ पर हैं और मेरे भाई भी वहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ से अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी गोल करने की, वो गोल गोल की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे ये गोल किया ये गोल किया, तो जैसे चीयर्स आप करते हैं, क्लैपिंग करते थे, इस तरह से वहाँ पर सबको चीयर अप किया जा रहा था। तो ये जो हमारे पास में जो स्टोरी आई, ये स्टोरी जो थी गोइंग प्लेसेस जो ए.आर. बार्टन ने क्या बताया कि बेसिकली वो जो डील करते हैं वो जो कंसर्निंग इश्यूज होते हैं
बर्निंग इश्यूज होते हैं एडोलसेंट्स के। एडोलसेंट की जो एज होती है उसमें बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है। उनको ना हर चीज़ लाइटली लगती है। एक्चुअली में आज का जो पेरेंट है वो अपने बच्चों को अफ्लुएंट लाइफस्टाइल देना चाह रहा है, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। वो अपने बच्चों को जो ना पूरी तरह से कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छा लाइफ जो है ना अपने बच्चों को दे सके। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है कि बच्चों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और उन्हें ये लगता है कि हर चीज़ जो इजीली अवेलेबल हो रही है वो हम सब के लिए है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पेरेंट्स की मेहनत कितनी है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि जो बहुत से बच्चे हैं वो लाइफ में जो डिज़ायर्स होते हैं, जो अपने ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स इतने हाई कर लेते हैं कि ड्रीम्स के फुलफ़िल होने की गुंजाइश नहीं रहती। और जब ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं होते तो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो ये मेजर ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की, टीचर्स की और सोसाइटी की कि बच्चों को समय समय पर समझाया जाए और बच्चों को जो है ना 9th ऑनवर्ड्स ही ये फोकस कराया जाए कि आपको आखिरकार बनना क्या है। क्योंकि 9th-10th में बच्चों का कहीं ना कहीं रुझान हमें पता लग जाता है कि बच्चे का बेसिकली असिस्टिव इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, या फिर जो ना साइंस में बन रहा है, या मैथ्स में बन रहा है, या लिटरेचर में बन रहा है, या लैंग्वेज में बन रहा है, या फिजिकल एक्टिविटी में बन रहा है, या कोई स्किल के अंदर बन रहा है। तो किसी भी बच्चे पे अननेसेसरी किसी तरह का फोकस ना डालें। और अगर कोई बच्चा बार बार बाहरी तरफ से भटकने की कोशिश करता है और ये चाह रहा है कि मैं ये भी बन जाऊंगा, ये भी बन जाऊंगा, बहुत से बच्चे आज भी, मैं ज़्यादातर टाइम के ऊपर जो साइंस सेक्शन होता है उसके क्लास टीचर होती हूँ 12th क्लास के अंदर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, तो ये बोलते कि अभी तो सोचा ही नहीं। आज भी, जबकि इस ज़माने के अंदर जहाँ हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहाँ हम इतने फास्ट हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, AI GPT टूल्स आ गए, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को अपने बच्चों को टाइम टू टाइम समझाना चाहिए और बच्चों को भी ये बात समझना चाहिए। जो टाइटल है वो अपने आप में जस्टिफिकेशन करता है। जस्टिफिकेशन किस चीज़ का करता है कि इधर उधर ना भटके। गोइंग प्लेसेस, सी द टाइटल, गोइंग प्लेसेस, कि जो प्लेस में धीरे धीरे जो माइंड तुम्हारा डाइवर्ट हो रहा है, मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर भी बन जाऊंगा, मैं टीचर भी बन जाऊंगा, मैं CA भी बन जाऊंगा, मैं CS भी कर लूँगा। नहीं, एक कहते एक ही जगह पर फोकस करो, एक जगह के ऊपर टारगेट करो और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। और एक बात आप हमेशा लाइफ में याद रखना कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज मैंने आपको गोइंग प्लेसेस की समरी दी है, कल मैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूँगी। परसों वाली जो वीडियो रहेगी उसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 1 बाय 1 मैं से हर चैप्टर का पूरा कोशिश करूँगी कि हर रोज़ आपको वीडियो दूँ और उस वीडियो के अंदर जैसे आज मैंने आपका समरी कराई है, इसी तरह से कल वाले जो लेसन्स रहेगा उसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगे कोई और चैप्टर जिसमें स्पेशलिटी की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने के पैसे नहीं लगते आप लोगों को। थैंक यू।